Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh, Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka, and I welcome you all in this channel, Amit Juneja Economics, and in today's lecture of average cost. So in the last lecture, we discussed about the average fixed cost curve. So हमने बात की थी कि जो average fixed cost curve है, that is calculated by dividing the total fixed cost with the level of output. So हमने ये भी बात की थी कि जो average fixed cost है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती. नंबर टू, ये continuously fall करती है but कभी भी x axis को touch नहीं करती, because अगर ये x axis को touch कर जाती है in that sense क्या होगा, ये तो जीरो हो गई, बट ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती. Why it is not equal to zero? Because average fixed cost is equal to total fixed cost divided by output. अब अगर आप आउटपुट जीरो भी कर देते हैं, आप जो आपका डिनोमिनेटर है अगर आप उसको जीरो भी कर देते हैं, सो टोटल फिक्स कॉस्ट तो आपको फिर भी बियर करनी पड़ेगी. मतलब जो न्यूमिनेटर है वो कभी जीरो नहीं हो सकता. सो आंसर इज इन्फिनिटी. अब न्यूमिनेटर जीरो नहीं है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में आप जितनी मर्जी वैल्यू लिख लो, आप जितनी मर्जी जीरोस इंक्रीज कर लो, आंसर तो है कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा. ये तो हो ही नहीं सकता कि आंसर जीरो आ जाए, क्योंकि जब तक न्यूमिनेटर में कुछ ना कुछ अवेलेबल है, जो आपका आंसर है वो जीरो नहीं हो सकता. सो एवरेज फिक्स कॉस्ट कांट बी इक्वल टू जीरो. सो ये कुछ ना कुछ तो आंसर तो आपको देगी ही देगी. तीसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने की थी वो ये थी कि जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है, दैट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व. व्हाई इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? Because the area on the each and every point on the average fixed cost curve remains the same. Why it's remain the same? Because the area on the AFC or the average fixed cost curve is equal to total fixed cost. Okay, हमने कैलकुलेट किया था कि जब हमने एरिया कैलकुलेट करना है हम उसको कैसे करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ. ओके, सो लेंथ किसके बराबर थी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के, और ब्रेथ किसके बराबर थी, इट्स इक्वल टू आउटपुट. सो इफ वी मल्टीप्लाई AFC with output then we can calculate the total fixed cost curve. So अब अगर आप एक average fixed cost curve बनाते हैं और उसके हर एक पॉइंट के नीचे का एरिया कैलकुलेट करते हैं, then the area is equal to total fixed cost. अब total fixed cost तो फिक्स है, अगर टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स है, इसका मतलब क्या होगा कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व के हर एक पॉइंट के नीचे जो एरिया होगा दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड. सो अगर वो फिक्स है तो क्या होगा, हम उसको एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व जो है वो कह सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट योर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व. अब हम बात करने वाले हैं एवरेज कॉस्ट का अनदर कंपोनेंट विच इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. तो जो हमारा सेकंड कंपोनेंट रहेगा विच इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. सो हाउ कैन वी कैलकुलेट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, कैसे करना पड़ेगा. अब इसमें हमें जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, अब हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा विद द आउटपुट. ओके, जैसे हमने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ली थी तो उसमें हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ली थी. अब हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ले रहे हैं तो यहाँ पे हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट ले रहे हैं. तो बस जो आपने इधर एवरेज में लेना है वही आपने उधर टोटल में लेना है. सो नाउ what we need need two columns. First is of output and second is of total variable cost. So हम यहाँ पे अपने two columns ले लेते हैं. One is of output and another is of total variable cost. अब फिर क्या करेंगे, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसको डिवाइड करेंगे विद आउटपुट, तो उससे क्या निकल जाएगा, उससे कैलकुलेट होगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. सो पुराना टेबल ही यूज करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. Total variable cost, output 0, so the total variable cost is 0. Okay, then 1 पे 10, सेकंड पे 18. देखो पहले मैंने 10 इंक्रीज किया, फिर 8 किया, अभी 6 करना है तो 24, अभी 4 करना है तो कितना आएगा 28. ठीक है, अब हर बार क्या हो रहा है, पहले से कम इंक्रीज हो रही है. पहले 10 इंक्रीज हुई, फिर 8 हुई, फिर 6 हुई, फिर 4 हुई.
ठीक है। अभी आपको कांस्टेंट रिटर्न्स दिखाने हैं, कांस्टेंट रिटर्न्स दिखाने हैं तो कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज करना है। पिछली बार कितना किया था 4, अभी भी 4 करना है, तो कितना आ जाएगा 32 हो गया। पहले इंक्रीजिंग रिटर्न फिर कांस्टेंट रिटर्न, अब आपको डिक्रीजिंग रिटर्न दिखाने हैं। प्रोडक्शन में डिक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है, इसका मतलब कॉस्ट अब हर बार पहले से ज्यादा बढ़ेगी। पिछली बार कितनी बढ़ी थी 4, अभी 6 बढ़ाओ तो कितना हो गया 38, अभी 6 बढ़ाइए, अभी इसको जो है 8 बढ़ाओ, 8 में कितना हो जाएगा 46, अभी 10 बढ़ाओ तो कितना हो जाएगा 56, अभी इसको 12 बढ़ाओ तो कितना हो जाएगा 68। ठीक है, सो दिस इज योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व डन। अब हमने क्या करना है, अब हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करना है विद आउटपुट। सो 0 डिवाइडेड बाय 0, 0 डिवाइडेड बाय 0 तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इस पे हम डैश लगा देते हैं। 10 divided by 1, so it is 10. 18 divided by 2, so it is 9. 24 divided by 3, so it is 8. 28 divided by 4, so it is 7. ठीक, 32 divided by 5, so it is 6.4. 38 divided by 6, so it is 6.33. 46 divided by 7, so it is 6.45 and 7, 6.57. 56 divided by 8, so it is 7. 68 divided by 9, so 9 sevens are 63, okay, 5 and 5, okay, it is 7.55, okay, check कर लेते हैं एक बार इसको। 68 divided by 9, ओके इट इज करेक्ट। ठीक है, अब 5 नहीं लिखना तो आप इसको 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 भी आ रहा है बार बार, तो 5 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट इज योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। हाउ वी कैलकुलेटेड, वी डिवाइड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट विद द लेवल ऑफ आउटपुट। ओके, तो अब हम इसको अगर एक डायग्राम के थ्रू दिखाएं तो कैसे होगा। सो डायग्राम के अंदर ऑन द वाई एक्सिस हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लेंगे, ऑन द एक्स एक्सिस वी टेक द आउटपुट। ओके, आउटपुट लेवल इज 0 to 9, सो दिस इज 0, हमने 9 लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। ओके, नाउ द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 10 और मिनिमम वैल्यू कितनी है 6.33। अब ध्यान से देखो, अब अगर आपने इसको बनाना है तो आप क्या करें, या तो आप 1 का स्केल ले लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और भी हो सकता है। एक आपने वर्ड यूज किया होगा जब हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर इसको जाएंगे, वहां पर हम इसको यूज भी करेंगे, दैट इज कॉल्ड द फॉल्स लाइन, और वी कैन कॉल इट द कटर और वी कैन कॉल इट द फोल्डर, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो हम जो है अभी 1 का स्केल ही लेने वाले हैं, नहीं तो हम यहाँ पे कटर फोल्डर लगा के तो हम यहाँ से 6 से भी शुरू कर सकते थे, 6 से लेके हम 10 का स्केल ले सकते थे, बट थोड़ी बड़ी बनाएंगे तो इसलिए हम इसको जो है वो 1 के स्केल पे जा रहे हैं। 6 7 8 9 और 10, क्योंकि जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, जब हम स्टैटिस्टिक्स करेंगे तब हम इसको डिटेल में करेंगे। सो अभी देखिए कि 0 पे तो आना ही नहीं, 0 पे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, हम 1 से स्टार्ट करेंगे। सो 1 के ऊपर इट इज 10, सो दिस इज योर पॉइंट, 1 के ऊपर 10। 2 पे 9, सो ऑन 2 इट इज 9, सो दिस इज द पॉइंट। 3 पे 8, तो 3 पे आएगी 8, तो बेटर रहेगा कि आप इसको साथ साथ बनाएं। 4 पे 7, सो 4 पे 7, सो दिस इज द पॉइंट। 5 पे 6.4, so 5 पे 6.4, so this is the point। 6 पे 6.33, 6 पे 6.33, तो जो आपने 6.4 का पॉइंट लगाया था उसे थोड़ा सा नीचे लगा दीजिएगा तो 6.33 हो जाएगा। अब यहां तक अगर आप देखें तो जो पॉइंट्स है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि 10 के बाद 9 आया, 8 आया, 7 आया, 6.4 आया, 6.33 आया, अब इंक्रीज होगा। ठीक, तो 7 पे है 6.57, तो 7 पे है 6.57, सो दिस इज द पॉइंट।
8 पे है 7, सो 8 पे आपने लगाना है 7 पे, सो दिस इज द पॉइंट, 8 पे 7, देन 9 पे 7.56, सो 9 पे 7.56, सो दिस इज द पॉइंट। अब ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम इसको मिलाएं, so this is our average variable cost curve, ठीक। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर आप उनको ध्यान से देखें तो क्या होगा। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले तो ये कर्व नीचे की तरफ आ रही है, देखिए 10, 9, 8, 7, 6.4, 6.33 फॉल कर रही है, यानी आप हर अगला यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे आपने 1 प्रोड्यूस किया, आपको एक कम्युनिटी बनाने पे, क्योंकि एवरेज है, एवरेज का मतलब ही 1 होता है पर यूनिट कॉस्ट, सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। भी एक यूनिट बनाने पे आपको कितनी वेरिएबल कॉस्ट पड़ी, क्योंकि हमने एवरेज कॉस्ट की बात की थी, सो एवरेज कॉस्ट इज द पर यूनिट कॉस्ट। सो अगर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है दैट इज अ पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट, और अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है दैट इज अ पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। सो आपने फर्स्ट यूनिट बनाया, तो फर्स्ट यूनिट को बनाने पे आपको जो वेरिएबल कॉस्ट पड़ी एक यूनिट पे 10 पड़ी। सेकंड बनाया, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपने 2 बनाए, नो, मैं कह रहा हूं सेकंड बनाया, सेकंड पे आपको पड़ी 9, थर्ड पे पड़ी 8, 4 पे 7, 5 पे 6.4, 6 पे 6.33, यानी आप हर एक अगला यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके ऊपर जो आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पड़ रही है वो कम पड़ रही है, मतलब आपको बेनिफिट हो रहे हैं। उस केस में क्यों हो रहे हैं ये दिखाता है, यहां तक 6 तक, यहां तक ये दिखाता है आपके इस चीज को ध्यान से देखो, प्रोडक्शन फंक्शन याद करो, ये आपको दिखा रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न को, कि प्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग रिटर्न पर इंक्रीज हो रही है, मतलब हर बार जो प्रोडक्शन है वो पहले से ज्यादा इंक्रीज हो रही है। अब हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको पहले से ज्यादा काम करके दे रहा है, मतलब आप उसको पैसे अगर उतने ही देंगे तो अगर आपको पहले से ज्यादा काम करके देगा तो क्या होगा, आपको कॉस्ट जो है वो कम पड़ेगी, इसलिए कॉस्ट जो है वो क्या कर रहा है, फॉल करिए। अगर प्रोडक्शन में इंक्रीजिंग रिटर्न होंगे तो कॉस्ट में आपको डिमिनिशिंग ट्रेंड्स जो है वो देखने को मिलेंगे, प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होगी तो कॉस्ट आपकी जो है एवरेज कॉस्ट वो क्या होगा, फॉल करेगी। अब अगर यहां पे देखिए 7th यूनिट पे, अब कॉस्ट जो है पर यूनिट कॉस्ट पहले 6.33 थी, अब 6.57 है, फिर 7 है, फिर 7.56 है, अब कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो गई, मतलब प्रोडक्शन में क्या हुआ, आपको डिक्रीजिंग रिटर्न मिलने शुरू हुए, मतलब प्रोडक्शन के अंदर जो टोटल प्रोडक्शन है वो क्या हो रही है, वो डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज हो रही है, मतलब वहां पर क्या हो रहा है, आपको डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं, मतलब हर अगला फैक्टर प्रोडक्शन जो है वो आपको पहले से कम काम करके दे रहा है, कम काम करके दे रहा है, तो क्या होगा, आपको कॉस्ट पहले से ज्यादा पड़ेगी। तो जब तक आपकी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो फॉल कर रही है, सो कर्व क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रही है। उसके बाद क्या होता है, ये कर्व यहां तक पहुंच के उसके बाद ये इंक्रीज करना शुरू कर देती है, मतलब अब आपको जो कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी वो पहले से ज्यादा बियर करनी पड़ेगी, तो अभी ये कॉन्टिन्यूअसली ऊपर की तरफ जाएगी और ये बन जाएगी यू शेप्ड। कैसे बनेगी, यू शेप्ड, इट्स लाइक दिस। अगर आप चेक करें तो ये क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ जा रही है ना, उसके बाद क्या हो रहा है, राइज कर रही है। अगर कोई भी कर्व जो है वो यू शेप्ड है तो इसका मतलब क्या है, ये देखो यू कैसे बनता है, अगर मैं इसको छोड़ भी दूं, अब यू कैसे बनता है, पहले आपको यहां से शुरू करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको नीचे लेके आना पड़ेगा, नीचे लेके आना पड़ेगा मतलब उसको फॉल कराना पड़ेगा, फॉल करा के करा के करा के करा के ये आप पहुंच जाएंगे उसके मिनिमम पॉइंट पे। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आप उसको राइज कराना पड़ेगा, तभी यू बनेगा। तो जो एवरेज कॉस्ट है वो भी कुछ ऐसी ही है, पहले क्या करती है, ये फॉल करती है, फिर अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाती है। उसके बाद क्या होता है, जब प्रोडक्शन के अंदर डिक्रीजिंग रिटर्न शुरू होते हैं, मतलब हर वेरिएबल फैक्टर आपको पहले से कम काम करके देता है, तो कॉस्ट आपको पहले से ज्यादा पड़नी शुरू हो जाती है और ये कर्व ऊपर की तरफ चली जाती है, तो ये क्या बन जाती है, ये यू शेप्ड बन जाती है। हम ये पूरा क्वेश्चन करेंगे कि व्हाई द एवरेज कॉस्ट कर्व इज कॉल्ड द यू शेप्ड कर्व। ओके,
ये हमारा पूरा क्वेश्चन रहेगा। पर उससे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे और इसके पीछे जो रीजंस हैं जो यू शेप्ड के पीछे, वो भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली देयर आर 3 रीजंस। ये तो हमने सिर्फ एक किया कि प्रोडक्शन में इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहे हैं तो इधर आपको डिक्रीजिंग रिटर्न मिलेंगे, उधर इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहे हैं तो इधर आपको जो है वो डिमिनिशिंग ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे। दिस इज वन ऑफ द रीजन, ठीक है। अभी हम उसको कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, बट आफ्टर वी कैलकुलेट द एवरेज कॉस्ट। ओके, सो ये हो गई आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। पहले क्या होगा, फॉल करेगी, उसके बाद राइज करना जो है वो शुरू कर देगी। तो ये आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की कर्व जो है वो बन जाएगी। अब हमें चाहिए एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, बहुत सिंपल है। अगर हमने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को कैलकुलेट कर लिया और हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट कर लिया, तो अब तो एवरेज कॉस्ट अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगी। कैसे, अब हमें एवरेज कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। सो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस क्या होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो अब जो हमने पीछे भी 2 टेबल बनाए, बस हम उन 2 टेबल को इकट्ठा करने वाले और कुछ नहीं करने वाले। यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम ले लेते हैं आउटपुट, यहां पे ले लेते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यहां पे ले लेते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट और यहां पे ले लेते हैं टोटल कॉस्ट, ठीक है। फिर क्या करते हैं, टोटल फिक्स्ड से हम बनाएंगे एवरेज फिक्स्ड, टोटल वेरिएबल से बनाएंगे एवरेज वेरिएबल और बाद में एवरेज फिक्स और एवरेज वेरिएबल को ऐड करके हम बना देंगे एवरेज कॉस्ट। सिंपल, ठीक हो गया। वही पुराना टेबल जो हम यूज करेंगे। आउटपुट हमारी 0 to 9, वैसे हम ले लेते हैं 3 4 5 6 7 8 एंड 9। जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स है। अब जितने टेबल हमने पहले बनाए थे, हम उन सारे टेबल को अब एक ही टेबल के अंदर जो है वो मर्ज कर रहा है। सो ये होगी आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स नाउ कम्स टू द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब ये कैसे है, आउटपुट 0, सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 0, देन इट इज 10 18 24 28 32 38 46 56 and 68. Okay, then total cost, add this total fixed and total variable, it is 10 20 28 34 38 42 48 56 66 and 78. So this is the total cost. Okay, now divide to total fixed cost with output, then क्या होगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी 10 divided by 0, so it is infinity, 10 divided by 1 10। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब चाहे तो पुराना टेबल यहीं पे एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो इट इज 5 3.33 2.50 2 1.67 1.43 1.25 1.11। नाउ कम्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो हमने अभी बनाई। 0 डिवाइडेड बाय 0 ब्लैंक, देन 10 डिवाइडेड बाय 1 10 9 8 7 6.4 6 point, now 38 divided by 6, so it is 6.33, 46 divided by 7, so it is 6.57, 56 divided by 8, so it is 7। now 68 divided by 9, 68 divided by 9, गलती से भी 78 divided by 9 मत कर दीजिएगा क्योंकि वो टोटल कॉस्ट है। 68 divided by 9, so it is 7.56। तो ये हमारी बन गई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, जो एवरेज कॉस्ट है आप उसको 2 तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला तो आप एवरेज कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं सीधा ही, भी आप टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दो आउटपुट के साथ। जो हमने कहा था कि जो एवरेज कॉस्ट है दैट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। या तो ऐसा कर लो, या क्या करो, एवरेज फिक्स और एवरेज वेरिएबल को ऐड कर लो, वो भी सेम है, आंसर सेम ही आएगा। सो इन्फिनिटी प्लस डैश, इन्फिनिटी प्लस डैश, कुछ नहीं आंसर निकलना तो डैश। 10 10 20 14 11.3 9.50
8.40, it is 8, 8, 8.25 and 8.67. So this is your average cost curve. ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब हम तीनों डायग्राम, जो तीनों कर्व्स हैं उसको एक ही डायग्राम में बनाते हैं. यानी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, फिर हम बनाएंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, फिर हम बनाएंगे एवरेज कॉस्ट कर्व. जैसे हमने टोटल कॉस्ट में किया था कि पहले हमने बनाई थी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, फिर बनाई थी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिर ऐड करके बना दी थी टोटल कॉस्ट. सेम हम यहाँ पे करने वाले हैं. सो अब एक ही डायग्राम के अंदर आपको 3 कर्व्स जो हैं वो देखने को मिलेगी. अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हमने एनालिसिस करना है, सो एनालिसिस करने के लिए व्हाट वी रिक्वायर्ड इज we need every type of average cost curve in the same diagram, on the single diagram. So यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ cost on the y-axis and on the x-axis I have taken the output. अब मैंने सिर्फ cost लिखा, इसका मतलब बीच में मैं average fixed भी बनाऊंगा, average variable भी बनाऊंगा और average cost भी बनाऊंगा. तीनों एक डायग्राम के अंदर हम बनाएंगे. So यहाँ पे output 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. ओके, सो आप क्या कर सकते हैं, ये आप पुरानी डायग्राम यूज कर सकते हैं यहाँ पे. सो अगर हमें यहाँ पे स्केल लेना है तो मैक्सिमम स्केल इज ऑफ 20, क्योंकि हमने देखो अब सिर्फ एवरेज कॉस्ट को ध्यान में रखना नहीं है, हमें एवरेज फिक्स्ड को भी ध्यान में रखना है, एवरेज वेरिएबल को भी ध्यान में रखना है और एवरेज कॉस्ट को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि हमने तीनों डायग्राम एक में बनानी है. सो मिनिमम वैल्यू 1.11 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है 20. सो वी आर टेकिंग द स्केल ऑफ 2, तो हम 2 का स्केल लेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 20. डन. सबसे पहले जो हम कर्व बनाएंगे वो होगी हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व. ठीक है, सबसे पहले एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बनाएंगे, फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनाएंगे और उसके बाद हम एवरेज कॉस्ट कर्व जो है उसको बनाने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले वी स्टार्ट विद एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व. सो 0 पे इंफिनिटी, 1 पे 10. सो ऑन 1 इट इज 10. सो दिस इज द पॉइंट. 2 पे है 5. सो 2 पे है 5. सो दिस इज द पॉइंट. 3 पे 3.33. सो इट इज 3.33, यहां पे आ जाएगा. 4 पे है 2.5. सो 4 पे 2.5. सो हियर इज द पॉइंट. 5 पे 2. सो 5 पे बिल्कुल 2 आ जाएगा यहां पे. देन इट इज 6 पे 1.67. 6 पे 1.67. 7 पे 1.43. सो गैप बहुत माइनर से होते जाएंगे. 8 पे 1.25. सो इट इज 1.25. देन 9 पे 1.11. सो दिस इज द पॉइंट. ठीक है, सो ये थोड़ा इसको ठीक कर लेते हैं और इसको यहां पे लगा देते हैं. सो अगर हम इसको मिलाएं, सो ये जो आपकी कर्व है ये कॉन्टिन्यूसली फॉल कर रही है. दिस इज योर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व. क्लियर? नाउ इट कम्स टू द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व. ठीक, सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देखो 1 पे क्या है, वो भी 10 ही है. सो 1 पे ये भी 10 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे जो है वो सेम आ जाएगा. 2 पे है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 9. सो 2 पे है 9. सो दिस इज द पॉइंट. 3 पे 8. सो 3 पे 8. सो दिस इज द पॉइंट. 4 पे 7. सो 4 पे 7. So this is the point. 5 पे 6.4. So it is 6.4. So this is the point. 6 पे it is 6.33. So very minor difference. Very minor. 7 पे 6.57. Now we have to put it a little above. 8 पे 7. So 8 पे 7. So this is the point. 9 पे 7.56. 7.56. So this is the point. So ये बनी आपकी ये पहले फॉल की और उसके बाद ये राइज की. So this is your average variable cost curve. Yeah? Now
Now comes to the last component which is the average cost curve. 1 पे 20, अब कुछ नहीं करना, एवरेज वेरिएबल और एवरेज फिक्स दोनों को ऐड करना है. सो 1 पे 20, सो दिस इज द पॉइंट. 2 पे, दिस इज 2, 2 पे 14, सो 2 पे 14, दिस इज द पॉइंट. 3 पे 11.3, so it is 11.3, so this is the point. 4 पे it is 9.5, 4 पे 9.5, so here is the point, 9.5. 5 पे 8.40, so 5 पे 8.40, so this is the point. 6 पे 8, 6 पे 8, 7 पर भी 8, देखिए 6 पे 8, 7 पे भी 8, 8 पे 8.25, 8 पे 8.25, so this is the point. 9 पे 8.67, 9 पे 8.67, so this is the point. ये बन गई आपकी एवरेज कॉस्ट कर्व. सो पहले क्या हो रहा है, फॉल कर रही है, उसके बाद अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंची और कांस्टेंट हो गई, और उसके बाद क्या हुआ, राइज करना शुरू कर दिया. सो दिस इज योर एवरेज कॉस्ट कर्व. अब अगर हम इसको और आगे जाएंगे ना, तो ये क्या होगा, ये और राइज करेगी और अल्टीमेटली क्या होगा, ये बन जाएगी यू शेप्ड कर्व. ठीक है, सो दिस इज योर एवरेज कॉस्ट कर्व. क्लियर? अब इसमें दो तीन चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें समझने वाली है. पहली चीज जो हमें समझने वाली है वो ये है कि जब हमने टोटल कॉस्ट किया था तो हमने कहा था टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, हमने डायग्राम बनाई, जैसे हमने एक ही डायग्राम के अंदर ये 3 कर्व्स दिखाई हैं, वैसे ही हमने जब टोटल कॉस्ट की डायग्राम बनाई थी उसमें भी हमने एक ही डायग्राम में 3 कर्व्स दिखाई थी. उसमें हमने दिखाई थी टोटल कॉस्ट कर्व, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व. सो वी यूज दी 1, 2, 3 and 4 columns. Okay, output, total fixed, total variable and total cost. ठीक है, और मैंने उस टाइम पे ये कहा था कि द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. अब मुझे डिफरेंस कैलकुलेट करना है टोटल कॉस्ट का, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का. मैंने कहा था ये जो गैप है जो आप कर्व बनाएंगे टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट की, ये जो कर्व होंगी ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगी. टोटल कॉस्ट कर्व एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो है वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगी. व्हाई? बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है दैट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड, वो तो फिक्स है. सो द गैप बिटवीन टोटल वेरिएबल एंड टोटल कॉस्ट, ये इन दोनों का जो गैप है वो कांस्टेंट रहेगा. तो इसलिए जो टोटल कॉस्ट की कर्व बनेगी और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की कर्व बनेगी ये दोनों हमेशा एक दूसरे के पैरेलल बनेंगे. सो वो हमने कर्व बिल्कुल पैरेलल बना के आप चेक कर सकते हैं. टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, 0 और 10 का डिफरेंस 10 का है, 20 और 10 का डिफरेंस 10 का है, 28 और 18 का डिफरेंस 10 का है, 34 एंड 24 का डिफरेंस 10 का है, एंड सो ऑन. तो डिफरेंस सारे 10-10 के हैं. तो इसलिए जो टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व है ये क्या होता है, ये हमेशा पैरेलल होती है. अब ध्यान से देखना, इसी चीज को गलती से भी क्या करना है, एवरेज कॉस्ट पे मत लगा देना. क्यों? क्योंकि अगर एवरेज कॉस्ट अगर मैं बोलूं तो वो किसके बराबर है, it is average fixed cost plus average variable cost. ठीक है, अब अगर मैं ढूंढना चाहूं गैप, अब देखो ये टोटल कॉस्ट था, टोटल फिक्स, टोटल वेरिएबल, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स, एवरेज वेरिएबल. अब मुझे गैप ढूंढना है एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल का. सो एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, उसको उठा के इधर लेके आओ. सो इट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व. तो कई बार हम ऐसे ही, मेरे जैसे लोग क्या करते हैं, जब क्वेश्चन पेपर डालते हैं तो उसमें ऐसा क्वेश्चन डाल देते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए. हम डालते हैं कि एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर. ट्रू और फॉल्स? सोचो, अब बच्चे पता क्या सोचते हैं, उनको लगता है अगर टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये पैरेलल थी, ठीक है, ये पैरेलल जाती है, तो फिर एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी पैरेलल जानी चाहिए. पर ऐसा नहीं होगा. अगर आप डायग्राम में देखें,
This is your average cost curve in the red color and this is your average variable cost curve in the blue color. क्या ये पैरेलल है एक दूसरे के? देखो पहले गैप इतना सारा है, फिर गैप कम होगा, ये और कम होगा, ये तो गैप कम होता जा रहा है, मतलब ये तो पैरेलल नहीं है। उनको लगा कहीं हमने डायग्राम गलत तो नहीं बना दी, कि अगर हमने टोटल कॉस्ट की डायग्राम बनाई थी तो टोटल कॉस्ट के अंदर टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो तो पैरेलल जा रहे थे, बट एवरेज कॉस्ट की डायग्राम के अंदर एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये पैरेलल नहीं जा रहे। इसमें क्या चक्कर है? चक्कर कुछ नहीं है, आप इसमें कॉन्सेप्ट में गड़बड़ कर रहे हैं और वो कॉन्सेप्ट में गड़बड़ ये है कि टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस था वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर था। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर था वो तो फिक्स थी, देखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स है 10 10 10 10 10 10 10, तो अगर ये फिक्स है तो मतलब दोनों का डिफरेंस जो है वो फिक्स है। अगर दोनों का डिफरेंस फिक्स है मतलब दोनों कर्व क्या होंगी? पैरेलल जाएंगी। बट अगर आप इधर देखें कि एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है? वो तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर है। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कॉलम चेक करो, क्या एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स है? देखो पहले वो 10 है, फिर वो 5 है, फिर वो 3.33 है, फिर वो 2.5 है, 2 है, 1.67 है, 1.43 है, 1.25, 111 है। सो इसका मतलब द गैप बिटवीन और द डिफरेंस बिटवीन average cost and average variable cost is equal to average fixed cost, but that is not fixed. तो इसका मतलब जब इन दोनों का गैप जो है वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर है, अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो फिक्स नहीं है, इसका मतलब दोनों का गैप भी फिक्स नहीं होगा। अब अगर गैप फिक्स नहीं है तो फिर क्या है? देखो हर बार क्या हो रहा है कि जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो फॉल कर रही है। देखो हमने कहा था एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व क्या करेगी? कॉन्टिन्यूसली फॉल करेगी। क्यों फॉल करेगी? क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन आउटपुट। अब जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स है, आप न्यूमिनेटर को सेम रख के जो डिनोमिनेटर है इसकी वैल्यू को इंक्रीज करे जा रहे हो, तो जो आंसर आएगा वो पहले से कम आएगा। इसका मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कॉन्टिन्यूसली फॉल करेगी और हमने ये भी कहा था वो जीरो नहीं होगी। सो इसलिए जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो कॉन्टिन्यूसली फॉल कर रही है। अब जो एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस है वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है। अब ये जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है ये क्या कर रही है? ये कॉन्टिन्यूसली फॉल कर रही है। चेक करो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 10, 5, 3.33, 2.50, 2, 1.67, 1.43, 1.25, 1.11 कॉन्टिन्यूसली फॉल कर रही है। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस इसके बराबर है, ये कॉन्टिन्यूसली फॉल कर रही है। सो द गैप बिटवीन दीज टू ये भी क्या करेगा? ये भी कॉन्टिन्यूसली फॉल करेगा। So the gap between average cost and average variable cost क्या होगा? Continuously fall करेगा। मतलब हर बार क्या होगा? इनका गैप जो है वो पहले से कम होगा। चेक करो। अब अगर हम 1 पे देखें तो ये आपकी एवरेज कॉस्ट है, ये आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। देखो कितना सारा गैप है। 2 पे जाके गैप कम हो गया, 3 पे और कम हो गया, 4 पे और कम, 5 पे और कम, 6 पे और कम, 7 पे और कम, 8 पे और कम, 9 पे और कम। मतलब क्या हो रहा है? गैप लगातार कम हो रहा है, इसलिए जो दो कर्व्स हैं ये क्या हो रही हैं? एक दूसरे के क्लोज आ रही हैं। सो यही हमारा फंडा है। देखो चेक करो कि अब ये आपकी एवरेज कॉस्ट है, ये आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, 20 है और 10 है, तो गैप कितने का? 10 का। क्यों? क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 10 है। देन 14 एंड 9 गैप कितने का? 5 का, क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 5 है। देन 11.3 एंड 8 गैप कितने का? 3.3 का। क्यों? क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 3.3 है। अब इन दोनों के बीच में ये एवरेज वेरिएबल और एवरेज कॉस्ट के अंदर गैप कितना होगा? वो है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कॉन्टिन्यूसली फॉल कर रही है, इसलिए इन दोनों का गैप भी कॉन्टिन्यूसली फॉल कर रहा है। मतलब ये जो दो कर्व्स होंगी, एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये पैरेलल नहीं होंगी, बल्कि ये कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे के क्लोज आएंगी, बट कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्योंकि अगर सपोज करो कि मुझे एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को बराबर करना है, तो कैसे हो सकता है? आप चाहते हैं कि अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, देखो ये कॉन्टिन्यूसली क्लोज आ रही है एक दूसरे के, पर एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं हो सकती। क्यों?
अगर मर्ज नहीं हो सकती उसका लॉजिक क्या है? देखो, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड प्लस एवरेज वेरिएबल। मैं चाहता हूं कि एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल ये बराबर हो जाए। तो इसका मतलब क्या होगा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को क्या होना पड़ेगा? 0। अगर मैं चाहता हूं कि ये 10 है और ये भी 10 हो, तो इसका मतलब इसको कितना होना पड़ेगा? 0। बट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो कभी 0 हो ही नहीं सकती। हमने कहा था आप जितना मर्जी कर लो, ये कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही आएगा। इसका मतलब कि एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, बिकॉज द गैप बिटवीन द टू इज ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, जो कभी 0 नहीं हो सकती। सो ये एक दूसरे के नजदीक आते रहेंगे पर कभी भी एक दूसरे को टच जो है वो नहीं करेंगे। सो ये इसका लॉजिक है कि जो एवरेज कॉस्ट है, ये कई बार क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिएगा कि टोटल फिक्स्ड और टोटल वेरिएबल ये पैरेलल है, बट एवरेज फिक्स्ड और एवरेज वेरिएबल और एवरेज कॉस्ट ये पैरेलल नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट इज ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, वो कॉन्टिन्यूअसली फॉल कर रही है। सो द गैप बिटवीन द टू इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। वो एक दूसरे के क्लोज आ रही है बट कभी भी एक दूसरे के बराबर जो है वो नहीं हो सकती। सो दिस इज अ लॉजिक। So this is all about average cost curve. So we'll take another concept of average cost curve in the next lecture. Till then, it's goodbye from my side. Thank you very much.